A very good morning and Jai Hind. This is me Sagar Rathi. So from today onwards, that is from 1st December 2020, we are going to study the main topics that are in current news that may be at level of India or maybe at international level. So let's start from the today's quote. It is said that he who wishes to save time will never do a single unnecessary thing. It means the person who values time will never drain his energy in unnecessary thing. So maintain your time. And so let's start guys. So जैसा कि अभी सबको पता है, द हिंदू जो भी न्यूज़पेपर आता है उसके 6th और 7th पेज पे हमेशा हमें 2 आर्टिकल मिलते हैं. ठीक है. सो आज हमारे पास 2 आर्टिकल हैं. वन इज़ रिगार्डिंग आरटीआई एंड अनदर इज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास है with the heading is a person's address public information. It means किसी भी पर्सन का एड्रेस क्या एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. सो इसके रिगार्डिंग शैलेश गांधी एंड प्रशांत रेड्डी टी जी ने ये बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है. सो इसके एक्सट्रीम लेफ्ट से चलो स्टार्ट करते हैं इसको. सो मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा हर चीज़, सो दैट ईच एंड एवरी थिंग विल बी क्लियर्ड वेरी वेल. सो इसमें सबसे पहले बताया गया है एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है साकेत गोखले. उसने रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की थी अपनी किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग. लेकिन उसका अपोजिट में क्या हुआ कि आरटीआई जैसे उसने फाइल की थी तो उसमें उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, लाइक फ़ोन नंबर, एड्रेस. सो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको फ़ोन पे थ्रेट कॉल आने लगे, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के अगर खिलाफ कोई आरटीआई लिख रहा है तो वो तो आने ही थे, एज यूजुअल सी बात है. और उसके साथ साथ एक मॉब होती है, एक क्राउड जिसमें गुस्सा भरा हो. सो वो भी उसके जो भी रेजिडेंस था उसके चारों तरफ आके इकट्ठा हो गई, स्लोगन वगैरह चालू हो गए. सो जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. इसकी वजह से उसने दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट में रिपोर्ट किया कि जैसे कि आप मेरी पब्लिक इन्फॉर्मेशन को, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज कर रहे हैं, इससे मेरी और मेरी फैमिली पे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है. और उसी इशू के रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. सो सबसे पहले हम देखते हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं उसमें एड्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. पहली बात तो होता है या नहीं होता है. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज, इलेक्ट्रोल वोटर लिस्ट, लैंड रिकॉर्ड. सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ होता है और ये ज़रूरी भी है. जैसे कि एफआईआर. सो जो भी इफ़ इन एनी केस अगर आप कोई भी एफआईआर लिखवाते हो तो उनमें आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, सो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरवाई जाती है, सो दैट वो भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें. सो जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान में एक ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव लिया गया है जन सूचना पोर्टल के नाम से, सो दैट जो उनकी जो भी स्कीम है उनके बेनिफिशियरी की रिपोर्ट उनके पास रहे कि हमारी स्कीम से इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने नहीं जुड़े, इतना उनका प्रोग्रेस रेट है. इसलिए सो सबसे पहले हमारे मन में आ रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज करने की. तो इसमें यहाँ बताया गया है इसकी ज़रूरत को, एज यू कैन रीड फ्रॉम दिस. तो मैं आपको एक समरी टाइप बता देता हूँ. इसमें बताया गया है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिसाइज इसलिए की जाती है टू वीड आउट घोस्ट बेनिफिशरी क्रिएटेड बाय ऑफिशियल लुकिंग और राशंस. इट मीन्स कि जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं, यानी जो इलीगली बेनिफिट लेते हैं किसी भी प्रोग्राम का, लाइक आपने अभी आसपास देखा होगा
कि जैसे राशन शॉप वगैरह है, द पर्सन और द फैमिली जो गरीब भी नहीं है वो भी इलीगली कुछ कार्ड वार्ड बनवा के जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती है उनका बेनिफिट लेती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है सो दैट वो घोस्ट बेनिफिशरीज को अवॉइड कर सके। ठीक है, सब अब बात आती है पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन की। सो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या एक्शन लिया इस पैराग्राफ में ये बताया गया है प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन वाले में। सो इसके रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस की मदद ली जो कि सेम बेसिस पे था, और वो केस था अभिषेक गोयनका वर्सेस आशीष कुमार रॉय। उस केस में कहा गया था कि जो भी एक आरटीआई डालता है, एक्टिविस्ट है, उसको एक पीओ बॉक्स नंबर होना चाहिए सो दैट उसको उसकी जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। सुनने में तो ये भी ठीक लग रहा है कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिसाइज नहीं होगी तो बढ़िया रहेगा, हमारी फैमिली पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई की स्टेटमेंट दी गई है कि आरटीआई एक्ट डज नॉट रिक्वायर इंफॉर्मेशन सीकर टू डिस्क्लोज पर्सनल डिटेल्स एक्सेप्ट दोज विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। आरटीआई एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि आरटीआई ये नहीं है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज करना ही चाहती है, उनको बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर किसी भी केस में अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो वो कांटेक्ट कर सकें। सो उनका मोटिव सिर्फ ये रहता है। इसलिए जो गोइंका वाला केस था उन्होंने ये सजेशन दिया था आरटीआई एक्ट वाले को कि हमें कुछ पीओ बॉक्स नंबर इंस्टॉल करने चाहिए सो दैट हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम हाइड कर सकें पब्लिक से, सो दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हैरेसमेंट ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। ठीक है, सो जैसा कि पहले केस हुआ था और अभी हुआ है, बोथ द कलकत्ता कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों ने सेम लाइन बोली है, यानी सेम ऑर्डर दिया है कि द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन should be treated as private because its disclosure may lead to threats against the RTI applicant. So बॉम्बे हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेम बात बोली है कि जो भी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो भी आरटीआई एप्लीकेंट है उसको थ्रेट हो जाता है, यानी दिक्कत हो जाती है, उसको धमकी वाली कॉल आने लगती है और उसकी फैमिली पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी अवेयर किया है कि इसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ले। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है आरटीआई वर्सेस प्राइवेसी, यानी आरटीआई में प्राइवेसी से रिलेटेड क्या लॉज हैं। सो इसमें बताया गया आरटीआई एक्ट क्लियरली लेस डाउन दैट ऑल इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय गवर्नमेंट मस्ट बी शेयर्ड विद सिटीजन अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। तो इसमें कहा गया है कि जो भी आरटीआई एक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में भी शेयर की जाएगी एक्सेप्ट जो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 और 9 में आती है। अब सेक्शन 8 और 9 में क्या आता है वो भी देखना पड़ेगा। सो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से जस्ट ए मिनट, सॉरी, सो इसमें बताया गया है सेक्शन 8 और 9 वाले में, ये पूरा पैराग्राफ इसमें बताया गया है कि किस किस कंडीशन में हम इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट छुपा सकती है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सो इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस किस कंडीशन में आप गवर्नमेंट अपने डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इट मीन्स इसका अगर मैं पूरा एक लाइन में समअप करूं तो इसमें कहा गया है कि अंडर दिस प्रोविज़न प्रोटेक्ट इट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बियरिंग ए नेक्सस टू पब्लिक एक्टिविटी, जो कि आपने इसकी हेडिंग भी देखी होगी। इसमें दिखाया गया है ओनली पर्सन बियरिंग ए नेक्सस टू पब्लिक एक्टिविटी शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक, यानी जो भी इंफॉर्मेशन, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्टेड, किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करना। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज की जाएगी जो किसी पब्लिक
एक्टिविटी से रिलेटेड हो, बाकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखी जाएगी, ठीक है। सो लास्ट में इन्होंने यही बोला है कि एक सजेशन भी दिया है आरटीआई गवर्नमेंट को कि आरटीआई एक्टिविस्ट लुकिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स should be urged to use PO boxes as a means to preserve the anonymity of their addresses. So जो अभी हमने केस पढ़ा था गोइंका वाला, तो उसमें वही सेम चीज़ बोली गई है कि हमें PO बॉक्स का यूज़ करना चाहिए सो दैट हम किसी की आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकें और उनको आरटीआई डालने में कोई दिक्कत ना आए। सो ये था पूरा आर्टिकल। सो हमने ये आर्टिकल पूरा कर लिया है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो अभी रिसेंटली हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उनका विज़िट था नेपाल में इन काठमांडू ऑन 26 नवंबर। सो उनकी स्पेशलिटी क्या हुई रिगार्डिंग दिस अराइवल, उन्होंने जो भी अपनी स्पीच दी वो नेपाली लैंग्वेज में दी सो दैट थोड़ा उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। लेकिन अभी जैसे सबको पता होगा नेपाल में एक ग्रुप है एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। सो सब होप कर रहे थे कि जो भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो एमिनेंट पर्सन ग्रुप के बारे में कुछ बातें करेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे कि साफ लिखा हुआ है, फॉरेन सेक्रेटरी डिड नॉट टच अपॉन द इशू ऑफ एमिनेंट पर्सन ग्रुप, ठीक है। सो लीव इट। सो इसमें सबसे पहले हेडिंग दी गई है अनचेंजिंग पर्सपेक्टिव। सो इसमें सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के बारे में बताया गया है, जो कि अभी रिसेंटली 2017 में जिन्होंने इलेक्शन जीता था, उसके रीज़न बताए गए हैं कि उन्होंने जो इलेक्शन था वो कैसे जीता। सबसे पहला रीज़न दिया गया है, ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज समवन हु स्टड अप टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्लॉकेड। यानी ब्लॉकेड के टाइम उसने, जो भी प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, उसने खुद को अपना एक प्रोजेक्ट किया कि मैं इंडिया के खिलाफ खड़ा हूँ। सेकेंड थिंग, ही अगेन विप्ड अप नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स व्हेन ही गॉट द नेपाल मैप अमेंडेड। यानी उसके रिगार्डिंग जो नेपाल मैप था उसके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। सो दीज आर द टू मेन रीज़न जो उनके इलेक्शन जीतने में वी कैन कंसिडर। बट according to other people, this was a good way to deflect attention from the poor management of COVID-19। यानी जैसा कि नेपाल में एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं हुआ कोविड-19 के लिए, सो जो भी अदर पर्सन है वो ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ इस मैटर से डिफ्लेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। ये चीज़ें जैसे नेपाल मैप में अमेंडमेंट करना या और कुछ करना, सो सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। सो इसमें ये बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। और उसके बाद इसमें 2 इश्यूज़ के बारे में बताया गया है। जो भी नेपाल है उसके अंदर 2 इशू हैं, 2 मेन इशू। सबसे पहले ऑल एड टू नेपाल फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया एंड चाइना गो थ्रू प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो इंडियन एड है, यानी जो इंडिया जो पैसा देता है नेपाल को, दे टेक इट एज ए फेवर बिस्टोर्ड ऑन ए कंस्टिट्यूएंसीज एंड इट वांट्स टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम अदर रेदर देन कंट्रीब्यूशन। यानी वो एक कंट्रीब्यूशन नहीं, उसको कुछ और समझ रहे हैं कि इसमें कुछ इंडिया का ही फ़ायदा हो रहा है पैसे देने में, इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। जो कि अगर वो किसी और कंट्री से कंट्रीब्यूशन लेते हैं उसमें नहीं सोचते, लेकिन इंडिया के केस में वो यही बात सोच रहे हैं, ठीक है। और सेकंड रीज़न उन्होंने बताया क्या है कि इंडिया कम्पीट्स विद चाइना इन प्रोवाइडिंग एड आउटसाइड गवर्नमेंट बजट्स। जैसा सबको पता है, अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना का जो भी डिस्प्यूट चल रहा है गलवान वैली के ऊपर या और कुछ है, तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है कि एक कंपटीशन जैसा हो गया है इंडिया और चाइना में कि
नेपाल को ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। और उसके साथ साथ चाइना पिकअप्स प्रोजेक्ट ऑफ विजिबिलिटी एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन, यानी अब चाइना की एक आदत सी हो गई है कि वो जो भी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जैसे इंडिया में गलवान वैली हो गई, नेपाल में कोई विलेज हो गया, तो उसको एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये चीज़ नेपाल नहीं समझ पा रहा है कि चाइना सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहा है, कंट्रीब्यूशन के बहाने ही वांट टू एक्वायर सम लैंड, जोग्राफिकल लैंड। ठीक है। सो इसके बाद जो भी फॉरेन सेक्रेटरी का विज़िट था, उसके अंडर फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया, एक इशू के बारे में बताया, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यानी हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं इन रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। उन्होंने बताया कि पास्ट 2 डिकेड से, यानी पिछले 20 सालों में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट चेंज हुए हैं। फर्स्ट, इंडियन वर्कर इन नेपाल कंस्टिट्यूट ए बिग पार्ट ऑफ वर्कफोर्स एंड सेंड अबाउट 3 बिलियन टू इंडिया एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया। यानी पिछले 20 साल में ये चेंज हुआ है कि जो भी इंडियन वर्कर हैं और नेपाल में जो काम करते हैं, वो अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग $3 बिलियन वो हर साल इंडिया में अपना भेजते हैं अपनी फैमिली के पास या किसी और गार्डियन के पास। ठीक है। सो इसके लिए ये स्टेटमेंट दी है नेपाल ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू कीप इन माइंड दैट मैनी हाउस होल्ड इन इंडिया आर बीइंग रन विद रेमिटेंस फ्रॉम नेपाल। यानी जो भी उन्होंने कहा है कि मैनी हाउस होल्ड, यानी बहुत सारे जो भी फैमिली है वो नेपाल के रेमिटेंस के ऊपर चल रहे हैं। यानी अगर नेपाल से उनको निकाल दिया जाए तो बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा उन पे। ठीक है। और सेकंड, उन्होंने बताया कि इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री दैट नेपाली रिलाई ऑन फॉर जॉब्स और एजुकेशन। यानी उन्होंने कहा है कि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जिस पे नेपाली जॉब्स और एजुकेशन पे रिलाई करते हैं। यानी इसका बैकग्राउंड आप देखो तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इंडिया मना कर देता है नेपालीज़ को जॉब और एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। यानी उन्होंने एक तरह की इंडिपेंडेंस दिखाई है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है कि एक कंट्री पे ही उनकी पूरी डिपेंडेंसी हो। ठीक है। और उसके साथ साथ एक फैक्ट बताया गया है कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल इज़ अंडर 35 ईयर ऑफ एज। यानी लगभग 75% पॉपुलेशन नेपाल की 35 ईयर ऑफ एज से नीचे है। यानी उनके पास इतनी यूथ है बट अभी वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है। जैसा कि इंडिया के पास भी एक रिच यूथ परसेंटेज है, सेम नेपाल के केस में 75% यूथ है। ठीक है। सो लास्ट में उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है फॉरेन सेक्रेटरी ने कि ज्योग्राफी विल नॉट चेंज, द बॉर्डर विल रिमेन ओपन एज मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड ऑन बोथ साइड डिपेंड अपॉन इट। यानी कोई ज्योग्राफी चेंज नहीं होगी, बॉर्डर हमेशा खुले रहेंगे नेपाल के लिए, क्योंकि इंडिया के लोग और नेपाल के लोग आपस में डिपेंड करते हैं उनकी लाइवलीहुड। ठीक है। सो इन सब के बाद उन्होंने कहा कि इंडिया नेपाल के रिलेशन इन वजह से रिकैलिब्रेट होने चाहिए, यानी सुधरने चाहिए। ठीक है। सो ये था हमारा पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप। सो आई होप यू गॉट बोथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अदरवाइज आई हैव गिवन माई ऑल टू एक्सप्लेन ऑल दीज 2 आर्टिकल्स। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।